बेटा, मुझे पता है कि आप मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे दिखते हैं। दीदी, मैं वहां लेटे हुए व्यक्ति को पापा क्यों कहता हूँ? एक अरबपति महिला अपने बेटे की कब्र पर जाती है और एक गरीब लड़के से मिलती है जो वहां जन्मदिन का केक रख रहा होता है। एक दिल दहला देने वाला दृश्य। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। नीचे कमेंट में हमें बताएं। बारिश की शाम में कब्रिस्तान पहले से ही ठंडा था, लेकिन उस पल श्रीमती राधिका के लिए ये उनके जीवन के सबसे अकेले दिनों से भी ज्यादा ठंडा था। वो चुपचाप खड़ी रहीं, हैरानी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जैसे किसी ने उनका दिल निचोड़ लिया हो। वो शक्तिशाली महिला जो अपनी एक नजर से अनगिनत लोगों में डर पैदा कर देती थी, अब एक दुबले पतले लड़के की छवि के सामने कांप रही थी, जो एक छोटे से जन्मदिन के केक पर से बारिश की बूंदें पोंछ रहा था। लड़के ने बहुत धीमी, टूटी फूटी आवाज में कहा, पापा, आज आपका जन्मदिन है। पापा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए ये केक लाया हूं। ये एक सामान्य वाक्य होना चाहिए था, जैसे कोई भी अनाथ बच्चा कहता है, लेकिन जब बारिश की टप टप की आवाज के बीच ये ध्वनि गूंजी, तो राधिका को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। ये किसकी कब्र थी? ये उनके बेटे की कब्र थी। उनका इकलौता बेटा, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, जो उनका गौरव और एक ऐसा दर्द था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। उन्हें लगा था कि वो इस नुकसान की आदी हो चुकी हैं, लेकिन आज वो घाव जैसे किसी ने फिर से चीर दिया हो। लेकिन जिस चीज ने उनके हाथ से फूलों का गुलदस्ता लगभग गिरा ही दिया था, वो उस लड़के का चेहरा था। उसकी गहरी काली आंखें, सीधी नाक, और जब वो अपनी भावनाओं को दबाता तो उसके होंठ कस जाते थे। सब कुछ उसके बेटे की एक छोटी प्रतिकृति जैसा था। ये कोई सामान्य संयोग जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। इतना मिलता जुलता कि राधिका को लगा जैसे वो अतीत को अपने सामने खड़ा देख रही हैं। पुरानी यादें। जब उनका बेटा छोटा था और घर के आंगन में शरारतें करता हुआ दौड़ता था, अचानक एक उल्टी फिल्म की तरह उनके सामने आ गईं। उन दिनों उनका बेटा भी डांट पड़ने पर रोने से बचने के लिए इसी तरह अपने होंठ भींच लेता था, और वही बोलती आंखें जो उन्हें हमेशा नरम कर देती थीं। चाहे वो कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, सब कुछ सीधे उनके दिल पर चोट कर रहा था, जिससे वो वर्तमान और अतीत में अंतर नहीं कर पा रही थीं। लड़के ने अपना हाथ पत्थर की पटिया पर रखा, एक छोटा सा हाथ, लेकिन अजीब तरह से ईमानदारी से भरा हुआ। उसने अपनी रुंधी हुई आवाज में कहना जारी रखा, मुझे पता है कि आप मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे नहीं पता कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार करते होंगे। ये सुनकर राधिका पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। ये शब्द हल्के लेकिन तेज चाकू की तरह थे, जो उस दर्द को काट रहे थे जिसे उन्होंने 10 साल से दफना रखा था। उनके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। ये किसका बच्चा है? ये यहां लेटे व्यक्ति को अपना पिता क्यों कह रहा है? इसे यहां कौन लाया? या कोई जानबूझकर कोई खेल खेल रहा है? उनकी दुनिया में जहां पैसा, शक्ति और हिसाब किताब कभी नहीं रुकता, वो किसी भी चीज पर आसानी से विश्वास नहीं करती थीं, और वो इस तरह के संयोग पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थीं। लेकिन उस पल का एहसास किसी व्यवसायी के संदेह जैसा नहीं था, बल्कि एक मां की घबराहट, डर और उम्मीद जैसा था। और फिर इस बात का डर कि कहीं यही उम्मीद उन्हें एक बार फिर निराश न कर दे। हवा का एक झोंका आया और लड़के के रेनकोट का पल्ला फड़फड़ाया, जिससे उसके पुराने फीके पड़े कपड़े दिखाई दिए, जो कई जगहों पर घिस चुके थे। एक बेचारा छोटा बच्चा। उसने जो केक लाया था वो भी एक सस्ता स्पंज केक था, जो बारिश और लंबी दूरी के कारण एक प्लास्टिक की थैली में टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। फिर भी उसने उसे उनके बेटे की कब्र के सामने पूरे सम्मान और दुलार के साथ रखा। उसके छोटे हाथ ठंड से कांप रहे थे,
लेकिन उसकी आंखें इस तरह चमक रही थीं जिसे वो समझ नहीं पा रही थीं। राधिका को अपना गला सूखा और कड़वा महसूस हुआ। जितना ज्यादा वो उसे देखती, उतना ही उन्हें उस लड़के में बहुत कुछ जाना पहचाना लगता। सिर्फ चेहरे की बनावट ही नहीं, बल्कि उसके खड़े होने का तरीका, बात करते समय सिर झुकाने का तरीका भी, जैसे कि वो लड़का कोई अजनबी नहीं बल्कि उनके परिवार का एक खोया हुआ टुकड़ा हो। लेकिन जैसे ही उनका दिल नरम पड़ने लगा, उनके तर्क ने उन्हें तुरंत वापस खींच लिया। उनके दिमाग में व्यापार की दुनिया की जानी पहचानी आवाज गूंजी, सावधान रहो, हर संयोग के पीछे कोई न कोई कारण होता है। राधिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नाखून उनकी त्वचा में इतने गहरे धंस गए कि वो लाल हो गई। उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि वो तुरंत आगे न बढ़ें, तुरंत सवाल न करें, क्योंकि वो जानती थीं कि वो बहुत भावुक हो रही हैं। लेकिन फिर लड़के ने अपना सिर उठाया और उसकी साफ आंखों ने अनजाने में उनकी नजर से नजर मिलाई। उस पल दोनों स्थिर हो गए। लड़का एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन भागा नहीं, और राधिका को लगा जैसे उनका दिल एक धड़कन चूक गया हो। वो आंखें उन्होंने अपने बेटे के बचपन में हजारों बार देखी थीं। समय जैसे रुक गया था। बारिश अभी भी हो रही थी, हवा अभी भी चल रही थी, लेकिन वहां केवल दो लोग थे, एक अमीर और शक्तिशाली, एक गरीब और छोटा, जो एक सुनसान कब्रिस्तान में एक दूसरे को देख रहे थे। एक लंबा, भारी लेकिन रहस्यमयी क्षण। और उसी पल अपने दिल की गहराई में राधिका जानती थीं कि इस बच्चे का आना कोई संयोग नहीं है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये संयोग नहीं है तो ये क्या है? भाग्य का कोई अभिशाप, एक दफन रहस्य, या कुछ ऐसा जिसे उन्होंने इतने सालों से अनजाने में नजरअंदाज कर दिया था? वो अभी तक नहीं जानती थीं। लेकिन उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनका जीवन बदलने वाला है। लड़के ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया, एक हल्का झिझक भरा झुकाव, जैसा कि गरीब बच्चे बड़ों के सामने विनम्रता दिखाने के आदी होते हैं। लेकिन जिस चीज ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि उसकी आंखों ने नजर नहीं हटाई। सामान्य बच्चे जब कोई अजनबी उन्हें घूरता है, खासकर उनके जैसी अच्छी तरह से सजी धजी कोई महिला, तो निश्चित रूप से शर्माते या डर जाते। लेकिन इस लड़के में ऐसा नहीं था। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बल्कि शिष्टाचार और कुछ ऐसा था जो उसके बेटे के पुराने गौरव जैसा था। यही वो चीज थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा भ्रमित किया। बच्चे गरीब हो सकते हैं, अभाव में हो सकते हैं, लेकिन उस हाव भाव, उस स्वभाव की नकल नहीं की जा सकती। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थीं, लेकिन उनका गला रूंध गया। अब क्या पूछें? पूछें कि वो कब्र में लेटे व्यक्ति को पापा क्यों कहता है? पूछें कि उसे यहां कौन लाया? पूछें कि वो कौन है, कहां से आया है, और वो उनके बेटे जैसा क्यों दिखता है? लेकिन ये सवाल पल भर में इतने भारी हो गए कि कहे नहीं जा सके। वो बस चुपचाप खड़ी रहीं। लड़के को अपने हाथों से जन्मदिन के केक को बारिश से बचाते हुए देखती रहीं। बस एक छोटा सा काम, लेकिन इसने उनके दिल में एक चुभन पैदा कर दी। ये बच्चा मरे हुए व्यक्ति का सम्मान करना जानता था, एक बहुत ही सच्ची भावना के साथ, एक ऐसी सच्चाई जो उन्होंने अपने हिसाब किताब से भरी जिंदगी में बहुत समय से नहीं देखी थी। फिर लड़के को एहसास हुआ कि बारिश तेज हो रही है। उसने घबराकर केक को ढकने वाली प्लास्टिक शीट को ठीक किया, फिर मुड़कर अपना छोटा हाथ पत्थर की पटिया पर रखा, जैसे बारिश में कुछ और प्रार्थना कर रहा हो। वो इतनी पास खड़ी थीं कि उसकी फुसफुसाहट सुन सकती थीं। पापा, मैं जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं आपके लिए एक बड़ा केक खरीदूंगा। उन्हें याद नहीं कि कितने समय से उन्होंने इतना सरल वाक्य नहीं सुना था जिसने उनके दिल को इस तरह से जकड़ लिया हो। अकेला, अभावग्रस्त, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो कभी मिला भी नहीं था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक बच्चा सोच सकता है। ये उन लोगों की याद थी जो अभाव में बड़े हुए हैं। ये किसी से जुड़े होने की लालसा थी,
जब लड़का मुड़कर जाने लगा तो राधिका को एक अदृश्य शक्ति ने प्रेरित किया। उन्होंने धीरे से पुकारा, रुको बेटा। उनकी आवाज इतनी खुरदरी और अजीब थी कि उन्हें खुद भी ये अपनी आवाज नहीं लगी। लड़का मुड़ा, बारिश से उसके बाल गीले होकर माथे पर चिपक गए थे। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। जी, बस एक शब्द। लेकिन इसने राधिका को ऐसा महसूस कराया जैसे समय एक कदम और पीछे चला गया हो। अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेती तो वो कसम खा सकती थीं कि ये आवाज बिल्कुल उनके बेटे की बचपन की आवाज जैसी थी, जब वो उनके कमरे में कैंडी खरीदने के लिए पैसे मांगने आता था। वो मासूमियत, वो भोलापन। उन्होंने सोचा था कि वो इसे फिर कभी नहीं सुन पाएंगी। वो पास आईं, गीली मिट्टी की गंध, बारिश की गंध और उस बच्चे की मासूम गंध को महसूस करती हुईं। तुम यहां अकेले आए हो? उन्होंने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से हर शब्द जैसे खिंच रहा था। लड़के ने सिर हिलाया। जी, मैं पैदल आया हूं। दूर है? हाँ, बहुत दूर है दीदी, उस पुल के पार वाली बस्ती से। उसने ढलान के अंत में अस्थायी छतों वाले घरों की ओर इशारा किया। वो उस इलाके को जानती थीं, एक गरीब श्रमिक वर्ग का इलाका जहां लॉटरी टिकट बेचने वाले, कबाड़ बिनने वाले और मजदूर नम किराए के कमरों में भीड़ भाड़ में रहते थे। ये सोचकर कि एक बच्चा वहां से कब्रिस्तान तक बारिश में भीगते हुए इस छोटे से केक को लेकर पैदल आया, उन्हें एक बहुत ही अजीब तरह से बेचैनी हुई। उसे लेकर बेचैनी नहीं, बल्कि अपने दिल में उठ रही बेबसी की भावना से बेचैनी। उन्होंने उसकी घिसी हुई प्लास्टिक की चप्पलों को देखा जो कीचड़ से सनी थीं, घुटनों पर घिसी हुई पैंट और धब्बेदार टी शर्ट, जैसे कि अगर उसे निचोड़ा जाए तो बारिश का पानी और कठोर जीवन एक साथ बह निकलेंगे। तुम वहां लेटे हुए व्यक्ति को पापा क्यों कहते हो? उन्होंने धीरे धीरे सावधानी से पूछा। लड़का रुक गया। उसने अपना सिर झुका लिया, अपनी उंगलियों से अपनी शर्ट का किनारा मसलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी पालक मां कहती हैं कि मेरे पापा बहुत पहले गुजर गए, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा की कब्र कहाँ है। मैं मां से बार बार पूछता था, लेकिन वो सिर्फ रोती थीं। मैंने सोचा कि ये यही होना चाहिए। मैंने देखा कि ये कब्र दूसरों से ज्यादा सुंदर है। उसकी आवाज उदास हो गई। एक बहुत ही सरल, बहुत ही भोला जवाब, लेकिन इसने उनका गला रौंद दिया। किसी ने उसे बताया नहीं, किसी ने उसे रास्ता नहीं दिखाया। उसने बस एक कब्र चुन ली और विश्वास कर लिया कि नीचे लेटा हुआ व्यक्ति उसका पिता है, और फिर उसने उसे सचमुच प्यार किया। लेकिन जो बात वो नहीं समझ पा रही थी वो ये थी कि उसने उनके बेटे की कब्र ही क्यों चुनी। वो इतना मिलता जुलता क्यों था, और क्यों? उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस लड़के ने सिर्फ यूं ही नहीं चुना है। कोई भी बच्चा सैकड़ों हजारों कब्रों के बीच से चलकर ठीक उसी कब्र को खोजने के लिए इतना मजबूत अंतर्ज्ञान नहीं रख सकता जिसके नीचे लेटे व्यक्ति का चेहरा उससे इतना मिलता जुलता हो। लड़के ने फिर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। मैं चलता हूं। दीदी, बहुत देर हो गई है, मेरी पालक मां चिंता कर रही होंगी। फिर वो बारिश में चला गया। उसकी छोटी सी सिलुएट कीचड़ भरे रास्ते में धीरे धीरे ओझल हो गई। वो गतिहीन खड़ी उसे देखती रहीं। उनका दिल जैसे किसी ने जोर से निचोड़ दिया हो। दर्द हो रहा था, एक अस्पष्ट लेकिन लगातार अंतर्ज्ञान था। वो बच्चा उनके बेटे से जुड़ा हुआ है, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और वो जानती थीं कि चाहे वो इसे नजरअंदाज करने की कितनी भी कोशिश करें, जिस पल से वो लड़का प्रकट हुआ, उनका जीवन एक अलग दिशा में मुड़ने के लिए मजबूर हो गया था। वो नहीं जानती थीं कि ये तो बस शुरुआत थी। उस रात अपने विशाल बंगले में लौटकर राधिका उस लड़के की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थीं। मेज पर शानदार भोजन रखा था, नौकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया। उनकी आंखें सामने शून्य में टिकी थीं, जहां बारिश में भीगे उस लड़के की छवि लगातार दिखाई दे रही थी। वो दुबला पतला छोटा सा शरीर मिट्टी के रास्ते के पीछे गायब हो गया था, लेकिन जो एहसास वो उनके दिल में छोड़ गया था वो अभी भी वैसा ही था, एक मुश्किल से भरने वाले घाव की तरह।
इतने सालों से वो अपने बेटे को खोने के दर्द के साथ जीने की आदी हो चुकी थीं। एक बड़े घर में खालीपन की आदी हो चुकी थीं। अकेलेपन को भूलने के लिए खुद को काम में डुबोने की आदी हो चुकी थीं। लेकिन आज उस लड़के के आने से वे सभी आदतें टूट गईं। बहुत समय बाद उन्होंने अपने दिल को इस तरह धड़कते हुए महसूस किया था। दर्द, डर और एक उम्मीद, एक खतरनाक उम्मीद जिसे छूने भर से इंसान टूट सकता है। रात हो गई, घर में सन्नाटा था, लेकिन उनका दिमाग सैकड़ों आवाजों से भरा था। उन्होंने खुद को कोसा। वो एक अजनबी बच्चे की परवाह क्यों कर रही हैं? सिर्फ कुछ समानताओं के कारण भावनाओं को हावी क्यों होने दे रही हैं? लेकिन फिर उनका तर्क एक मां के अंतर्ज्ञान को नहीं हरा सका। जीवन भर उन्होंने तर्क, हिसाब किताब और सबूतों पर विश्वास किया था, लेकिन आज की घटना में उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास किया। एक अंतर्ज्ञान इतना मजबूत कि वो उन्हें बेचैन कर रहा था और सोने नहीं दे रहा था। उन्हें लड़के के चेहरे का हर विवरण याद था, हर नजर, हर हाव भाव, लेकिन उन चीजों में कुछ भी बनावटी नहीं था। ये उस तरह का अभिनय नहीं था जो वो कभी कभी व्यापार की दुनिया में देखती थीं। उस लड़के में कुछ बहुत सच्चा था और यही सच्चाई उन्हें बेचैन कर रही थी। आधी रात के करीब वो उठी, एक शॉल ओढ़ी और अपने सबसे भरोसेमंद ड्राइवर रामू काका को बुलाया, जो 20 साल से ज्यादा समय से उनके साथ थे। उन्हें देखकर रामू काका हैरान रह गए। राधिका मैडम, आप इस समय कहां जाना चाहती हैं? उन्होंने बस संक्षेप में जवाब दिया, कब्रिस्तान। रामू काका चौंक गए, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं की। वो उनका दर्द जानते थे और वो समझते थे कि कुछ रातें उन्हें थोड़ी शांति पाने के लिए वहां जाना पड़ता है। लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ बहुत अलग था। वो परिचित उदासी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत मजबूत चीज प्रेरित कर रही है। कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क सुनसान थी। पीली स्ट्रीट लाइटें गीली सड़क पर उनकी लंबी परछाइयां बना रही थीं। जब कार रुकी तो उन्होंने रामू काका से कहा, तुम बाहर रुको, मैं अकेली जाऊंगी। वो चुपचाप अंदर चली गईं। उनके जूते गीली मिट्टी में हल्के से धंस रहे थे। हल्की बारिश की आवाज कब्रों पर पड़ रही थी, जिससे एक भयानक अस्पष्ट ध्वनि पैदा हो रही थी। लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस उस परिचित पत्थर की पटिया की ओर देखा। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जो केक लड़के ने दोपहर में रखा था, वो बारिश के पानी से नरम होकर अपना आकार खो चुका था। उन्होंने झुककर उसे उठाया, बचे हुए केक के टुकड़ों को धीरे से सहलाया। एक घुटन भरा एहसास उठा, बस एक सस्ता केक। फिर भी उस लड़के ने उसे इतने ध्यान और दुलार से रखा था, उन महंगे उपहारों से भी ज्यादा जो उन्होंने कभी अपने बेटे को दिए थे। उस पल वो समझ गईं कि वो लड़का मजाक नहीं कर रहा था, कोई खेल नहीं खेल रहा था। वो वास्तव में विश्वास करता था कि इस कब्र के नीचे लेटा हुआ व्यक्ति उसका पिता है, और वो अपने पिता को एक सरल हृदय से प्यार करता था। एक ऐसी सादगी जो उनके अमीर घर में शायद ही किसी के पास बची हो। वो कब्र के सामने खड़ी हुई, धीरे से अपना हाथ ठंडी पत्थर की पटिया पर रखा। बेटा, अगर तुम जिंदा होते तो अब तक तुम भी एक पिता होते, है ना? उनकी आवाज कांप गई। कई सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने वो बात जोर से कही थी जिससे वो सोचने से बचने की कोशिश करती थीं। जिस दिन तुम गए, मुझे लगा मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई। मुझे लगा, बट मुझे तुम्हें फिर कभी बेटा कहने का मौका नहीं मिलेगा। एक आंसू गिरा और बारिश की बूंदों में मिल गया। लेकिन आज मैं एक ऐसे बच्चे से मिली जो तुम्हारे जैसा दिखता है, अजीब तरह से। वो रुकी, एक गहरी सांस ली। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी तरह का संकेत है? उन्होंने पूछा, यह जानते हुए कि नीचे लेटा हुआ व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें यह कहने की जरूरत महसूस हुई। अपने दिल पर बोझ डालने वाली किसी चीज को बाहर निकालने की जरूरत हुई। उन्होंने एक बार फिर पत्थर की पटिया को छुआ, फिर चुपचाप कहा, मुझे जानना होगा कि वो कौन है। बस 3 शब्द। जानना होगा कि वो कौन है।
लेकिन ये बाद में होने वाले सभी परिवर्तनों का शुरुआती बिंदु था। कब्रिस्तान से निकलते समय राधिका को लगा कि उनके दिल में जो अंतर्ज्ञान था वो एक वादा बन गया है। चाहे उनका तर्क उन्हें कितनी भी चेतावनी दे, वो अच्छी तरह जानती थीं कि अब से उन्हें उस लड़के के बारे में पता लगाना होगा, जिज्ञासा के कारण नहीं और निश्चित रूप से अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि उस लड़के और उनके बेटे की अधूरी कहानी के बीच किसी अदृश्य आकर्षण के कारण, एक ऐसा बंधन जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं। ये वो क्षण था जब उन्हें पता नहीं था कि ये छोटा सा काम उन्हें एक ऐसे रहस्य में खींच लेगा जो 10 साल से छिपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो उनकी पूरी जिंदगी और उस लड़के की जिंदगी को बदलने के लिए काफी था, जिसकी आंखें बिल्कुल उनके बेटे जैसी थीं। अगली सुबह पिछली रात लगभग न सोने के बावजूद राधिका सामान्य से जल्दी उठी। विशाल घर इतना शांत था कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हर टिक टिक जैसे उनके दिमाग पर वार कर रही थी, उन्हें याद दिला रही थी कि कल की कहानी कोई सपना नहीं थी। राधिका लिविंग रूम में बैठी थी। चाय का कप अभी भी गर्म था और भाप छोड़ रहा था, लेकिन उनके हाथ बर्फीले ठंडे थे। उनकी नजर पुरानी घड़ी पर नहीं थी, न ही सामने के एक्वेरियम पर, बल्कि एक अनिश्चित बिंदु पर टिकी थी जहां जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान एक दूसरे में उलझ रहे थे। उन्होंने रामू काका को बुलाया। वो बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह विनम्रता से झुका, लेकिन उसकी आंखों में पिछली रात के बाद की चिंता साफ झलक रही थी। जीवन भर उनके साथ रहने के बाद रामू ने उन्हें कभी भी आधी रात को कब्रिस्तान लौटते नहीं देखा था, न ही उनकी आंखों में डर और उम्मीद से भरी ऐसी नजर देखी थी। रामू काका, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अभी भी नींद की कमी के कारण थोड़ी खुरदरी थी। आज तुम मुझे पुल के पार वाली बस्ती में ले चलो। रामू काका थोड़ा चौंके। उस गरीब बस्ती में मैडम, हम क्यों? लेकिन इससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा कर पाते, उन्होंने कहा, मैं कल वाले लड़के को ढूंढना चाहती हूं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी और कमरे की हवा जैसे जम गई। रामू काका ने उन्हें देर तक देखा, जैसे बहुत सी बातों पर विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने सिर हिलाया। जी, मैं गाड़ी तैयार करता हूं। रास्ते में कार पुराने लोहे के पुल से धीरे धीरे गुजरी, जहां मजदूर वर्ग के लोग हर सुबह साइकिल से आते जाते थे। राधिका ने खिड़की से बाहर देखा। लोगों को दिन की हल्की धूप में अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हुए देखा। इस बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को शायद स्कूल पैदल जाने की आदत होगी, अपर्याप्त भोजन की आदत होगी, बचपन से ही अभाव की आदत होगी। ये सोचकर उन्हें फिर से उस लड़के की छवि याद आ गई जो छोटे से केक को ऐसे पकड़े हुए था जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। एक घुटन का एहसास हुआ जिसने उन्हें अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने पर मजबूर कर दिया। कार बस्ती में जाने वाले मिट्टी के रास्ते के सामने रुकी। रास्ता संकरा और उबड़-खाबड़ था। दोनों तरफ पुरानी टिन की छतों वाले घर थे, जिनकी दीवारें चूने और पेंट से धब्बेदार थीं। कोयले के चूल्हे की गंध, नाश्ते की गंध और बरसात के दिनों की नमी की गंध मिलकर एक ऐसी गंध बना रही थीं जो गरीब इलाकों की बहुत परिचित थी। वो कार से उतरीं। उनके महंगे जूते तुरंत धूल से सन गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। एक अमीर, अच्छी तरह से सजी धजी महिला का इस जगह पर दिखना ऐसा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। किराए के कमरे के सामने चाय बेच रही एक महिला ने उत्सुकता से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? राधिका ने धीरे से जवाब दिया, मैं लगभग 10 साल के एक लड़के को ढूंढ रही हूं। कल वो बारिश में भीगते हुए पुल पार करके कब्रिस्तान गया था। महिला ने भौहें सिकोड़ी। 10 साल का? यहां बहुत सारे बच्चे हैं। उस लड़के का नाम क्या है? राधिका चुप हो गईं। हाँ, उन्हें उस लड़के का नाम तक नहीं पता था। एक मां जिसने अपना बच्चा खोया था। फिर भी उस बच्चे के सामने खड़ी होकर जिसने उनके दिल को जकड़ लिया था, वो उसका नाम तक नहीं पूछ सकी। उन्हें थोड़ी शर्म और दर्द महसूस हुआ। उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया,
मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो दुबला है, पुराने कपड़े पहने हुए है और उसके बाल गीले होकर माथे पर चिपके हुए थे। वो मेरे बेटे जैसा दिखता है। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए चाय बेचने वाली महिला ने उनकी आवाज में दर्द को पहचान लिया। उसने उन्हें थोड़ी देर देखा, फिर सिर हिलाया। आप आखिरी लाइन में सरिता दीदी से पूछकर देखिए, वो अक्सर आवारा बच्चों को सहारा देती हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। राधिका अंदर की ओर चली। हर कदम उन्हें और भी बेचैन कर रहा था, जैसे वो किसी रहस्य के और करीब जा रही हों। किराए के कमरों की आखिरी लाइन दिखाई दी, छोटी, जंग लगी टिन की छतों वाली। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उन्होंने धीरे से खटखटाया। 40 की उम्र की एक महिला थकी हारी सी बाहर निकली। जब उसने राधिका को देखा तो वो चौंक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए सतर्कता आ गई। आप सरिता हैं? राधिका ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें झिझक रही थीं, जैसे वो ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रही हो कि ये अमीर महिला यहां किस लिए आई है। मैं एक बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूं। कल वो कब्रिस्तान गया था और एक कब्र पर केक रखा था, लगभग 10 साल का। ये सुनते ही सरिता का चेहरा अचानक बदल गया। शुरुआती सतर्कता गायब हो गई और उसकी जगह एक उदासी ने ले ली। आप आर्यन के बारे में पूछ रही हैं? एक साधारण नाम, लाखों अन्य नामों की तरह। लेकिन जब उस महिला के मुंह से निकला तो इसने राधिका के दिल की धड़कन तेज कर दी। आर्यन, एक बहुत ही भारतीय, बहुत ही परिचित नाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अपनापन महसूस होता है। आर्यन यहां रहता है? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। सरिता ने सिर हिलाया। वह बचपन से मेरे साथ है। उसकी असली मां जन्म देते समय मर गई थी और उसके पिता के बारे में कोई नहीं जानता। ये वाक्य किसी बाहरी व्यक्ति के लिए सामान्य था, लेकिन राधिका के लिए ये बिजली के झटके जैसा था। एक बच्चा, मां से अनाथ, पिता का पता नहीं। एक बच्चा जो उनके बेटे जैसा दिखता है। वो चुपचाप खड़ी रहीं। एक ठंडी सिहरन उनकी रीढ़ से होते हुए उनकी हथेलियों तक फैल गई। क्या उनका अंतर्ज्ञान सही हो सकता है? आर्यन नाम राधिका के दिमाग में एक अधूरी घंटी की तरह गूंजता रहा। वो तंग किराए के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थीं, सरिता नाम की थकी हारी महिला को देख रही थीं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक ऐसे दरवाजे को देख रही हैं जो उनके अपने अतीत की ओर जाता है। सरिता ने अपने आटे से सने एप्रन पर हाथ पहुंचा, फिर धीरे से उन्हें कमरे के अंदर ले गईं। कमरा इतना छोटा था कि 3 कदम में दीवार तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से साफ था, उन गरीब लोगों की तरह व्यवस्थित जो हर चीज की कीमत जानते हैं। एक पुराना लोहे का बिस्तर, एक टेबल फैन, एक छोटी डगमगाती स्टडी टेबल और बच्चों के कुछ साधारण खिलौने। राधिका ने चारों ओर देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका दिल निचोड़ लिया हो। उनके बेटे का भी ऐसा ही एक छोटा सा स्टडी कॉर्नर था, बस फर्क ये था कि सब कुछ नया, महंगा और भरपूर था। लेकिन आर्यन, ये कुछ चीजें ही उस बच्चे की पूरी दुनिया थीं। सरिता ने एक कुर्सी खींची और उन्हें बैठने के लिए कहा, फिर धीरे धीरे बोली, आर्यन बहुत अच्छा बच्चा है मैडम। वो कम बोलता है, कम हंसता है, लेकिन वो लोगों से बहुत प्यार करता है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं उसे अपना असली बेटा मानती हूँ। ये कहते हुए सरिता की आंखें थोड़ी नम हो गईं। जिस दिन उसकी मां मरी, वो लाल छोटा सा था और हर कोई उसे गोद में लेने से डरता था। मुझे उस पर दया आई और मैं उसे घर ले आई। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उसका पेट भर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं खुद का पेट नहीं भर सकती थी। वाक्य अचानक रुक गया, जैसे गरीब लोगों के आत्मसम्मान ने उसे रोक दिया हो। लेकिन फिर भी हमने किसी तरह गुजारा कर लिया। अब 10 साल हो गए हैं। राधिका ने सुना और उनका दिल हर धड़कन के साथ सिकुड़ता गया। सरिता ने कोई शिकायत नहीं की, कोई कहानी नहीं सुनाई, लेकिन हर शब्द उनके सीने में चुभ रहा था। उन्होंने सोचा था कि उन जैसे अमीर लोग ही दर्द जानते हैं, नुकसान जानते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी महिला थी जिसके पास अपने दिल के सिवा कुछ नहीं था।
फिर भी उसने 10 साल तक एक ऐसे बच्चे को पाला था जिसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था। उनका दर्द इस संघर्ष के सामने अजीब तरह से शांत हो गया। और उसके पिता, राधिका ने धीरे धीरे पूछा। सरिता ने तुरंत सिर हिलाया। पता नहीं, उसकी असली माँ उस समय शहर के एक ढाबे में काम करती थी। मैंने सुना था कि उसका किसी से रिश्ता था, वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं वो कौन था। वो बहुत छिपाती थी, किसी को नहीं बताती थी। जब वो मरी तो उसने आर्यन के पिता के बारे में कोई संदेश भी नहीं छोड़ा। राधिका की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। एक गरीब महिला जो एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन उसे छिपाना पड़ा। क्यों छिपाया? किससे छिपाया? क्या सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण, या उस आदमी के परिवार ने स्वीकार नहीं किया? ये कहानी अजीब तरह से परिचित लग रही थी, जैसे किसी पुरानी याद पर किसी ने जोर से दस्तक दी हो। राधिका को याद आया, उस साल उनके बेटे का एक गांव की लड़की से रिश्ता था, जो प्यारी, सौम्य थी और एक औद्योगिक क्षेत्र के पास एक ढाबे में काम करती थी। उन्हें उस लड़की का चेहरा साफ याद नहीं था, बस इतना याद था कि उन्होंने उस समय इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वो लड़की उनके परिवार के लायक नहीं है, उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका बेटा, जो उस समय जवान था और प्यार में पागल था, ने उनकी बात नहीं मानी। मां बेटे में कुछ महीने तनाव रहा। फिर एक दिन उसने कहा कि उनका ब्रेकअप हो गया है। उन्होंने सोचा कि ये मामला खत्म हो गया है। उन्होंने सोचा कि ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इस संघर्ष से भरे किराए के कमरे में खड़े होकर उन्हें अचानक पुरानी यादों के टुकड़े याद आने लगे, जो एक अस्पष्ट तस्वीर बना रहे थे, जो उनके दिल को बेचैन कर रही थी। सरिता जी, उन्होंने धीरे से पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? पूजा, सरिता ने जवाब दिया। उसका नाम पूजा था। वो उस समय बहुत सुंदर थी, गोरी और शांत। बस अफसोस कि उसने गलत आदमी से प्यार कर लिया, इसलिए उसे भुगतना पड़ा। वो नाम सीधे उनकी याददाश्त पर एक भारी पत्थर की तरह गिरा। पूजा। हाँ, उनके बेटे ने एक बार उस नाम का जिक्र किया था और फिर कभी नहीं। उस समय उन्होंने इसे एक बचकाना, अस्थायी प्यार माना था, एक ऐसा नाम जो भुला दिया गया था। लेकिन अब इसे फिर से सुनकर उन्हें अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। उन्होंने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की, बस कहा, पूजा ने अपने प्रेमी के बारे में क्यों छिपाया? सरिता ने सिर हिलाया। हाँ, उसने बहुत छिपाया। पता नहीं, शर्म के मारे या इस डर से कि लोग उसे परेशान करेंगे। जब वो जन्म देने वाली थी तो पूजा बहुत कमजोर हो गई और सह नहीं सकी। सरिता ने एक गहरी सांस ली। मुझे याद है, उस दिन वो मेरा हाथ पकड़कर रो रही थी। उसने एक बात कही जो मुझे आज भी याद है। राधिका आगे की ओर झुकी। उनका दिल जैसे बाहर निकलने वाला था। उसने क्या कहा? उन्होंने पूछा। सरिता ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उसने कहा, अगर उन्हें कभी पता चला कि उनका एक बेटा है तो वो बहुत दुखी होंगे। ये वाक्य राधिका के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभ गया। एक ठंडक उनकी रीढ़ में दौड़ गई। उनका बेटा, ब्रेकअप के दिन, फिर दुर्घटना और अचानक मौत। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कि उसे इस बारे में पता था? क्या हो सकता है कि वो उस लड़की को खोजने के लिए वापस जाना चाहता था? क्या हो सकता है? वो आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन उस तंग कमरे में विचारों के सभी धागे धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे निष्कर्ष पर खींच रहे थे जो उन्हें कंपा रहा था। शायद आर्यन कोई संयोग नहीं है। शायद उस बच्चे में कुछ ऐसा है जो उनके परिवार से जुड़ा है, और वो जानती थीं कि उन्हें उससे मिलना होगा, बात करनी होगी, उसकी आंखों में एक बार फिर देखना होगा। वो इस अंतर्ज्ञान को एक रस्सी की तरह अपने दिल के गले में लटकने नहीं दे सकती थीं। सरिता की कहानी ने राधिका को काफी देर तक चुप करा दिया। उस छोटे से किराए के कमरे में हवा जैसे जम गई थी। उन्हें लगा कि उनके जीवन में कुछ बदल गया है, हल्का सा, लेकिन इतना कि उन्हें अपने आसपास की हर चीज अलग लगने लगी। जैसे किसी ने एक पर्दा थोड़ा सा हटा दिया हो, जिससे एक सच्चाई का कोना उजागर हो गया हो, जिसे वो इतने समय से नहीं जानती थीं या जानबूझकर देखना नहीं चाहती थीं। जितना ज्यादा वो सुनती, उनका दिल उतना ही भारी होता जाता। पूजा नाम सिर्फ एक संयोग नहीं था,
उस लड़की के बारे में हर जानकारी अतीत में सुई की तरह चुभ रही थी। इसने उन्हें उन शब्दों, उन कठोरताओं की याद दिलाई जो सही लगती थीं, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वो सोचने पर मजबूर हो गईं कि क्या उनके पुराने फैसलों ने अनजाने में किसी को त्रासदी में धकेल दिया था। वो पूजा अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। सरिता ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहना जारी रखा। वो बचपन से ही गरीब थी, उसके माता पिता जल्दी गुजर गए थे। इसलिए पूजा हर चीज से डरती थी। उसने कहा कि जिस व्यक्ति से वो प्यार करती थी, उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसे नजरअंदाज किए जाने का डर था, दूर किए जाने का डर था, इसलिए उसने इसे छिपाया। सरिता ने धीरे से सांस ली, अपनी कठोर हथेलियों को देखा। मुझे लगता है कि पूजा बहुत अकेली थी। वो बस अपने लिए कुछ रखना चाहती थी। जब वो जन्म दे रही थी तो वो बेहोशी में भी उस व्यक्ति का नाम पुकार रही थी। राधिका ने सुना और महसूस किया कि उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। अतीत की अस्पष्ट छवियां लहरों में लौट आईं। उनका बेटा उस साल एक लड़की के लिए खाना पीना छोड़ दिया था। उन्होंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने एक बार उनके सामने खड़े होकर एक वाक्य कहा था जिसने उन्हें गुस्से से रुला दिया था। मां, आप मुझे नहीं समझती। उन्होंने सोचा था कि ये प्यार भी बीत जाएगा, जैसे युवावस्था के अन्य प्यार। लेकिन बाद में जब वो मर गया तो उन्होंने कई बार खुद से पूछा था, अगर उस साल वो थोड़ी नरम होती तो क्या चीजें अलग होती। लेकिन उन्होंने कभी इतना दूर तक नहीं सोचा था कि उस प्यार से एक जीवन पैदा हो सकता है। तो आर्यन अपनी मां के बारे में कुछ जानता है? उन्होंने इतनी धीमी आवाज में पूछा कि ये लगभग एक फुसफुसाहट थी। सरिता ने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं मैडम, जब वो छोटा था तो मुझे डर था कि वो दुखी होगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया। वो बस इतना जानता है कि उसकी मां उसे जन्म देने के बाद मर गई और वो उससे बहुत प्यार करता है। हर साल उसकी बरसी पर वो मेरी रसोई में मदद करता है और पूजा की तस्वीर से फुसफुसाकर बातें करता है। सरिता ने उन्हें एक सौम्य नजर से देखा। वो एक भावुक बच्चा है मैडम, वो सब कुछ अपने दिल में रखता है। कहता नहीं, वो बच्चों से ज्यादा बड़ों जैसा है। राधिका को पता नहीं चला कि उनकी आंखों से आंसू कब बहने लगे। एक बूंद उनके हाथ के पिछले हिस्से पर गिरी, गर्म और दर्दनाक। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, अपनी उमड़ती भावनाओं को छिपाने के लिए। मजबूत रहना चाहती थीं, लेकिन नहीं रह सकी। उदासीन रहना चाहती थीं, लेकिन नहीं रह सकी। पूजा और उस बच्चे की कहानी उनके दिल के सबसे गहरे कोनों से टकरा रही थी। वे कोने जिन्हें उन्होंने अपने बेटे को खोने के दिन से बंद कर दिया था। सरिता जी, उन्होंने एक गहरी सांस ली। क्या मैं आर्यन से मिल सकती हूं? सरिता ने बिना किसी झिझक के तुरंत सिर हिलाया। जरूर मैडम, आर्यन आज सुबह लॉटरी टिकट बेचने गया है। दोपहर तक वो वापस आ जाएगा। सरिता का तरीका इतना सरल था कि राधिका का दिल दुख गया। एक 10 साल का बच्चा लॉटरी टिकट बेच रहा है, चाहे गर्मी हो या बारिश। उसे अपनी पालक मां की मदद करने के लिए सड़कों पर घूमना पड़ता है, जबकि उनका बेटा उस उम्र में हर तरह से सुरक्षित था। एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ता था, ट्यूटर से पढ़ता था और विलासिता में रहता था। राधिका को अचानक अपराध बोध की एक तेज लहर महसूस हुई। सरिता ने धीरे से पूछा, आप आर्यन को क्यों ढूंढ रही हैं? कल मकान मालकिन ने कहा था कि उसने आपको कब्रिस्तान के बाहर देर तक खड़े देखा था। मुझे लगा कि आप पूजा की कोई परिचित होंगी। उस सवाल ने राधिका को चौंका दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो उस दृष्टिकोण से देखी जाएंगी, उस लड़की की परिचित जिसे उन्होंने अपने बेटे से दूर रहने के लिए मजबूर किया था। समय वास्तव में मजाक करना जानता है। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस एक बहुत ही सच्चा वाक्य कहा, मुझे उस बच्चे के बारे में जानना है और उसकी मां के बारे में। उनकी आवाज खुरदरी थी, पता नहीं डर के कारण या उनके दिल में घुटन के कारण। सरिता ने उन्हें देर तक देखा। उस गरीब महिला की आंखें अचानक नरम और समझदार हो गईं, जैसे उसने राधिका में एक शक्तिशाली व्यवसायी नहीं, बल्कि सिर्फ एक मां को देखा, जो उन बातों में खो गई थी जो वो अपने बेटे से नहीं कह सकी थीं।
दोपहर होने लगी थी। सूरज की रोशनी टिन की छत में कुछ छेदों से छन करा रही थी, जिससे फर्श पर धब्बेदार रोशनी के धब्बे बन रहे थे। सरिता उठी और धीरे से बोली, आप थोड़ी देर रुकिए, जब आर्यन आएगा तो मैं उसे बुलाऊंगी। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। उनके बाल थोड़े कांप रहे थे। पता नहीं तनाव के कारण या उनके दिल की तेज धड़कन के कारण कमरा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। उन्होंने आर्यन की छोटी स्टडी टेबल को देखा। एक टूटे कोने वाला प्लास्टिक का पेन बॉक्स, कुछ पुरानी नोटबुकें, एक फटी हुई कॉमिक बुक, सब कुछ गरीब था लेकिन सावधानी से रखा गया था। उन्होंने धीरे से कॉमिक बुक को छुआ। उनका दिल सिकुड़ गया। इस उम्र में उनके बेटे को सैकड़ों महंगी चीजें उपहार में मिली थीं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी चीज थी जिसे उसने इतनी दुलार से सहेजा हो जैसे आर्यन इन सस्ती चीजों को सहेजता था। थोड़ी देर बाद आंगन में चप्पलों की आवाज सुनाई दी। सरिता ने दरवाजे से बाहर देखा, फिर राधिका की ओर मुड़ी। आर्यन आ गया है मैडम। राधिका का दिल सिकुड़ गया। वो उठी और दरवाजे की ओर मुड़ी। दोपहर की रोशनी अंदर आई और उस छोटे से दरवाजे के फ्रेम में एक दुबले पतले लड़के की सिलुएट दिखाई दी। इस बार धुंधली बारिश के माध्यम से नहीं, इस बार वो सीधे उन आंखों का सामना करेंगी जो उनके बेटे से इतनी मिलती जुलती थीं कि डर लगता था। आर्यन दरवाजे पर ही खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी ना बिके लॉटरी टिकटों का एक बंडल था। दोपहर की धूप के कारण उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। जब उसने राधिका को देखा तो वो रुक गया। उसकी गोल आंखों में आश्चर्य और फिर थोड़ी झिझक थी, लेकिन जिस चीज ने राधिका की सांस लगभग रोक दी वो क्षण था जब उसने उन्हें देखा। वो नजर बिल्कुल उनके बेटे की नजर जैसी थी जब वो स्कूल से घर आता था और उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर बुलाए जाने का इंतजार करता था। एक मासूमियत जिसमें थोड़ी घबराहट मिली हुई थी, लेकिन उसमें अभी भी कुछ बहुत मजबूत, बहुत सच्चा था। उनका दिल इस तरह से सिकुड़ गया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इसे फिर से महसूस कर पाएंगी। नमस्ते आंटी, आर्यन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज धूप के कारण खुरदरी थी। उसने लॉटरी टिकटों का बंडल मेज पर रखा और अपने माथे से पसीना पोंछा, जिससे उसकी पतली कलाई और धूप से तपी त्वचा दिखाई दी। वो बच्चा सच में गरीब था, इतना गरीब कि बस एक नजर में पता चल जाता था कि जिंदगी उसके लिए कभी आसान नहीं रही है। फिर भी उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, इतनी चमक रही थीं जैसे कोई भी गरीबी अंदर की मासूमियत को कम नहीं कर सकती। सरिता आर्यन के पास आई और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। आंटी को नमस्ते करो बेटा, वो तुमसे सुबह की बात के बारे में पूछ रही हैं। आर्यन राधिका की ओर मुड़ा, धीरे से अपना सिर झुकाया। एक बहुत ही परिचित हाव भाव जिसे वो तार्किक रूप से नहीं समझा सकती थीं। इसी सिर झुकाने ने उन्हें अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। उनका बेटा बचपन में जब बड़ों की बात ध्यान से सुनना चाहता था तो इसी तरह सिर झुकाने की आदत थी। उन्होंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज अनियंत्रित रूप से नरम हो गई। आज तुम स्कूल गए थे या लॉटरी टिकट बेचने? आर्यन ने ईमानदारी से जवाब दिया, जी मैं बेचने गया था। मैं दोपहर की पाली में स्कूल जाता हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन उदासी के बिना, उन बच्चों की तरह जो जल्दी ही अपनी किस्मत स्वीकार कर लेते हैं। इससे उन्हें एक बहुत ही अजीब तरह का दर्द हुआ। एक बच्चा जो उनके बेटे जैसा दिखता है, उसे एक बेहतर भरपूर जिंदगी मिलनी चाहिए थी, न कि सड़कों पर धूप और बारिश में घूमना। वो किराए के कमरे में छोटी सी कुर्सी पर बैठ गईं। अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली ताकि शांत रह सकें। मैं कल की बात पूछना चाहती थी, तुम कब्रिस्तान क्यों गए थे? आर्यन ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां स्टडी टेबल के किनारे को मसल रही थीं। उसकी आवाज धीमी हो गई। कल मेरे पापा का जन्मदिन था। एक बहुत ही सरल वाक्य, लेकिन ये राधिका के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभ गया। लड़के ने अपना सिर नहीं उठाया, बस उस आवाज में कहता रहा जो एक 10 साल के बच्चे को नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कौन हैं, बस इतना पता है कि वो अब नहीं हैं। मैंने सोचा,
अगर कोई उनका जन्मदिन याद नहीं रखेगा तो उन्हें दुख होगा। राधिका ने सुना और उनके हाथ कांपने लगे। 10 साल से हर बार उनके बेटे के जन्मदिन पर वो चुपचाप कब्र पर फूल रखने जाती थीं। उनके अलावा किसी ने कभी उस दिन को याद नहीं किया या परवाह नहीं की। फिर भी एक अजनबी बच्चा आया, केक लाया, प्रार्थना की। जैसे कि कब्र के नीचे लेटा हुआ व्यक्ति उसका अपना खून हो। उनके अंदर सब कुछ अचानक अस्पष्ट हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ चतुराई से उस बच्चे और उनके बेटे के बीच के हर धागे को जोड़ रहा हो। तुम वहां कब से जा रहे हो? उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। ज्यादा समय नहीं हुआ आंटी, मैं हाल ही में कुछ बार ही गया हूं। मैं दूसरी जगहों पर भी गया था। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा की कब्र कहाँ है, इसलिए मैंने वो चुनी जो मुझे पापा जैसी लगी। वो झिझका। मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं, लेकिन मुझे वो कब्र ज्यादा गर्म लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ। राधिका ने मुंह फेर लिया। अपनी नम आंखों को छिपाने के लिए पुराने लकड़ी की अलमारी की ओर देखने का नाटक किया। आर्यन ने जिस गर्म एहसास की बात की, वो वही एहसास था जो उन्हें लगता था कि केवल वही महसूस कर सकती हैं। हर बार जब वो अपने बेटे की कब्र के सामने खड़ी होती हैं, ये खून के रिश्ते का एहसास था, मां और बेटे के बीच एक अदृश्य बंधन का। लेकिन एक अजनबी बच्चा इसे कैसे महसूस कर सकता है? उनके दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा था। उन्हें उस सच्चाई के कगार पर धकेल रहा था जिसे छूने की उनमें अभी तक हिम्मत नहीं थी। आर्यन, उन्होंने अपनी आवाज को कोमल रखने की कोशिश की। क्या तुम्हारे पास अपनी मां की कोई चीज है? सरिता ने उन्हें अचानक झिझक के साथ देखा। आर्यन भी भ्रमित था। अंत में लड़का बिस्तर के पास गया और एक पुराना, पीला पड़ चुका प्लास्टिक का डिब्बा निकाला। उसने ढक्कन खोला। अंदर बस कुछ साधारण चीजें थीं। एक पुराना रुमाल, कुछ फीकी तस्वीरें और एक छोटा सा चांदी का कंगन जो समय के साथ काला पड़ गया था। आर्यन ने रुमाल उठाया। ये मेरी मां का है। राधिका ने रुमाल को देखा। एक सस्ता कपड़ा, साधारण कढ़ाई वाला किनारा, लेकिन डिजाइन इतना परिचित था कि उनका गला रुंध गया। उन्होंने इस तरह का रुमाल पहले देखा था, अपने बेटे की एक तस्वीर में। एक युवा लड़की के साथ ली गई तस्वीर, और उस लड़की के हाथ में इसी तरह के डिजाइन वाला रुमाल था। पूजा, उनका पूरा शरीर जैसे डगमगाने लगा। सरिता जी, वो उस महिला की ओर मुड़ी। उनकी आवाज पूरी तरह से खुरदरी हो गई थी। क्या आपके पास पूजा की कोई तस्वीर है? सरिता रुक गई, फिर जैसे कुछ समझ गई हो। उसने अपनी अलमारी के दराज में हाथ डाला और एक पुरानी तस्वीर निकाली। एक युवा लड़की की तस्वीर, एक सौम्य मुस्कान, चमकती आंखें, और उस पल में उनके घुटने कमजोर पड़ गए, क्योंकि राधिका ने पहचान लिया ये वही लड़की थी जिससे उनका बेटा कभी प्यार करता था। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें बिस्तर का सहारा लेना पड़ा। सच्चाई का एक हिस्सा उजागर हो गया था, सिर्फ एक हिस्सा। लेकिन ये उन्हें इतना कंपाने के लिए काफी था कि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थीं। राधिका ने तस्वीर पकड़ी और उनके हाथ हर धड़कन के साथ कांप रहे थे। तस्वीर में लड़की पूजा बहुत ही सौम्य, बहुत ही सादे तरीके से सुंदर थी। उसकी मुस्कान शहरी लड़कियों की तरह खुली नहीं थी। ये कोमल, गर्म और परिचित थी। एक अजीब परिचितता जिसने उन्हें अपने गले में घुटन को निगलने पर मजबूर कर दिया। उस लड़की की आंखें, जिस तरह से पूजा हंसते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाती थी, सब कुछ उन्हें उन चीजों की याद दिला रहा था जो उन्होंने अपने बेटे द्वारा चोरी छिपे ली गई तस्वीर में देखी थीं। इतने सालों से उन्होंने सोचा था कि वो उस लड़की का चेहरा भूल गई हैं, या यूं कहें कि उन्होंने जानबूझकर उसे भुला दिया था। उस दिन उनका बेटा एक तस्वीर लेकर आया था, एक दुर्लभ खुशी के साथ जो उन्होंने उसमें कभी नहीं देखी थी। माँ, मैं इस लड़की से मिला हूँ। लेकिन उन्होंने बस एक नजर डाली और उसे नीचे रख दिया। ठंडक से कहा, ये सब बातें बाद में, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो उस लड़की से नफरत नहीं करती थीं। उन्होंने बस सोचा था कि उनका बेटा एक बेहतर भविष्य का हकदार है।
लेकिन किसे पता था कि वो भविष्य एक दर्दनाक दुर्घटना में समाप्त हो जाएगा और तस्वीर में लड़की एक अनाम छाया की तरह उनकी याददाश्त में धुंधली हो जाएगी। फिर भी अब पूजा उनके सामने एक पुरानी तस्वीर में, सरिता द्वारा बताई गई कहानी में और सबसे दर्दनाक रूप से उस बच्चे की छवि में मौजूद थी। आर्यन ने उन्हें देखा, उसकी आंखों में समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना संवेदनशील था कि महसूस कर सकता था कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है जिसने कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। लड़के ने प्लास्टिक के डिब्बे को अपनी छाती से लगा लिया, उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि कोई उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन लेगा। राधिका ने एक गहरी सांस ली और तस्वीर को मेज पर रख दिया। उनका पूरा शरीर एक ऐसे निष्कर्ष की ओर झुक रहा था जिसे वो अभी भी नकारने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन जितना वो इससे बचने की कोशिश करती, ये उतना ही स्पष्ट होता जाता। सरिता जी, उन्होंने पूछा। उनकी आवाज नरम लेकिन कागज की तरह सूखी थी। क्या आपको याद है कि पूजा उस आदमी से किस समय मिली थी? सरिता ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे समझ रही हो कि ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं है। लगभग 11 साल पहले, जब उसने ढाबे में काम करना शुरू ही किया था। उस समय वो बहुत खुश थी, हमेशा हंसती रहती थी। लेकिन सरिता की आवाज उदास हो गई। कुछ महीनों के बाद वो अचानक उदास हो गई। वो हर समय रोती रहती थी। उसने कहा कि उसके परिवार ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया है। राधिका ने यह सुना और उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। 11 साल पहले, ठीक उसी समय जब उनका बेटा कॉलेज के आखिरी साल में था, और ठीक उसी समय जब वो कई दिनों तक चुप रहा, उनसे बचता रहा, और उन्होंने सोचा कि ये परीक्षा या दोस्तों के बारे में है। उन्हें याद आया कि उस समय वो एक बार उनके कमरे में कुछ कहने के लिए आया था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर वो चुप हो गया। वो उस समय एक मीटिंग में व्यस्त थीं। बस एक वाक्य कहा था, जो भी बात है मेरे लौटने के बाद कहना, और उसने फिर कभी नहीं कहा। उन्हें लगा जैसे उनके पैर जवाब दे रहे हैं। सरिता ने धीरे धीरे कहना जारी रखा, जैसे यादों के पन्ने पलट रही हों। एक बार मैंने उससे पूछा कि वो आदमी कौन है, उसने उसे क्यों छोड़ा। पूजा ने कहा कि उसने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसके परिवार ने ऐसा किया। पूजा को डर था कि वो उसे दुखी कर देगी, उसे नजरअंदाज किया जाएगा, इसलिए वो पीछे हट गई। राधिका को लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा हो। उसके परिवार ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये वाक्य एक हथौड़े की तरह उनके दिल पर लगा। सच्चाई अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई थी, लेकिन सरिता के हर शब्द सीधे तौर पर उन चीजों पर रोशनी डाल रहे थे जो उन्होंने अपने बेटे को करने के लिए मजबूर की थीं। उस साल उन्होंने न केवल विरोध किया था, बल्कि उन्होंने सीधे कहा था, ढाबे वाली लड़की क्या कर सकती है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। उनका बेटा चुप रहा, लेकिन उस समय उसकी आंखों में जो चोट थी, उन्होंने कभी उसे फिर से सोचने की हिम्मत नहीं की। अब वो समझ गईं, क्या हो सकता है कि वही कारण थी कि पूजा को उनके बेटे को छोड़ना पड़ा, कि उन्होंने पूजा को अकेले गर्भवती होने के लिए मजबूर किया, कि उन्होंने पूजा को बच्चे को छिपाने के लिए मजबूर किया, कि उन्होंने आर्यन को अभाव में पैदा होने के लिए मजबूर किया, कि उन्होंने मां और बेटे दोनों को एक दुखद अंत तक पहुंचाया। ये सवाल इतनी तेजी से आए कि उन्हें घुटन महसूस होने लगी। आर्यन अभी भी वहां खड़ा था, दिल दहला देने वाली मासूमियत के साथ, ये जाने बिना कि उसका अस्तित्व ही सामने वाली महिला को उस चीज का सामना करने पर मजबूर कर रहा था जिससे वो 10 साल से भाग रही थीं। आर्यन, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, क्या तुम अपने पापा का नाम जानते हो? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं आंटी, मेरी मां बताने से पहले ही। सरिता ने उदासी से बीच में कहा, पूजा कहती थी कि अगर उसे बच्चे के अस्तित्व के बारे में पता चलता तो वो बहुत खुश होता, लेकिन उसे डर था कि उसका परिवार उसे परेशान करेगा। उस पल में राधिका को अपनी हथेलियां बर्फीली ठंडी महसूस हुईं, इतनी ठंडी कि उन्हें अपनी कांपती हुई स्थिति को छिपाने के लिए अपनी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ना पड़ा।
वो कुछ कहना चाहती थीं और पूछना चाहती थीं, अपने दिल में चल रही उथल पुथल को स्वीकार करना चाहती थीं, लेकिन उनका गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। सभी विचार, सभी भावनाएं जो फटने वाली थीं, सबसे भयानक एहसास से जकड़ी हुई थीं। ये एहसास कि शायद उन्होंने ही इस त्रासदी को बनाने में योगदान दिया है। ठीक उसी समय आर्यन ने उन्हें देखा। उसकी काली आंखें मासूमियत से पूछ रही थीं, आंटी, क्या मैंने कल कुछ गलत किया था? आप आज मुझे क्यों ढूंढने आई हैं? वो सवाल, हे भगवान! इसने उन्हें अपने गिरने वाले आंसू को छिपाने के लिए मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया। नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने एक कांपती सांस में जवाब दिया। मैं बस तुम्हारे बारे में और जानना चाहती थी। तुम्हारे बारे में। ये दो शब्द उनके मुंह से निकले और उन्हें सिहरन महसूस हुई, क्योंकि वो अब एक अजनबी की तरह एक बच्चे से नहीं पूछ रही थीं। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह पूछ रही थीं जो अपने ही खून के रिश्ते की तलाश में है, और वो जानती थीं कि चाहे वो कितनी भी डरी हुई क्यों न हो, उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सच्चाई अब सिर्फ उजागर नहीं हो रही थी, ये पूरी तरह से सामने आने का इंतजार कर रही थी। किराए के कमरे से बाहर निकलते हुए राधिका को लगा जैसे वो समय के एक दरवाजे से गुजरी हैं, अपने पीछे उस अतीत को छोड़कर जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन साथ ही उन टुकड़ों को भी लेकर जो अभी अभी उजागर हुए थे। दोपहर की धूप गरीब बस्ती पर पड़ रही थी, इतनी तेज कि टिन की छतें चमक रही थीं, लेकिन उन्हें ठंड लग रही थी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, खुद को कांपने से रोकने की कोशिश की। छोटे से मिट्टी के रास्ते पर हर कदम उन्हें अभिभूत कर रहा था। कीचड़ या श्रमिक बस्तियों की परिचित नमी की गंध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग सैकड़ों अनसुलझे सवालों के साथ घूम रहा था। रामू काका ने उनके लिए कार का दरवाजा खोला, लेकिन जब उन्होंने उनका पीला चेहरा और लाल आंखें देखीं तो वो चुप रहे। इतने साल उनके लिए काम करने के बाद रामू ने उन्हें कभी भी इस तरह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते नहीं देखा था, लेकिन रामू काका इतने समझदार थे कि समझ गए कि कुछ चीजें उन्हें अकेले ही पार करनी होंगी, कोई भी बीच में नहीं आ सकता। रास्ते में राधिका ने एक शब्द भी नहीं कहा। कार पुराने लोहे के पुल से, छोटे बाजार से और फिर अमीर बंगलों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से गुजरी, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को नहीं देखा। उनका दिमाग एक ही बिंदु पर रुका हुआ था, आर्यन की आंखें जो उनके बेटे से बहुत मिलती जुलती थीं, इतनी मिलती जुलती कि उनके पास खुद को ये समझाने का कोई मजबूत कारण नहीं बचा था कि ये सब सिर्फ एक संयोग है। और जब उन्होंने सरिता की बताई बातों, पूजा के बारे में विवरणों को फिर से याद किया, तो 10 साल पहले की पूरी कहानी जैसे उलटकर वापस आ रही थी। उन बिंदुओं को छू रही थीं जिनसे वो बचने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें वो रात अच्छी तरह से याद थी जब उनके बेटे की दुर्घटना हुई थी। वो घर लौटते समय गाड़ी चलाते हुए मर गया था। उसकी जैकेट की जेब में एक छोटा सा मुड़ा हुआ पत्र था जिसे पुलिस ने सील कर दिया था और फिर परिवार को वापस भेज दिया था। उन्होंने उसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। वो बस इतना जानती थीं कि ये वह पत्र था जो उनका बेटा किसी को भेजना चाहता था, लेकिन उन्हें डर था कि ये उस फैसले से संबंधित है जिसे उन्होंने उस साल उसे चुनने के लिए मजबूर किया था। डर था कि उस पत्र में ऐसी बातें होंगी जिनका वो सामना नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने उसे तिजोरी में छिपा दिया था, जैसे सच्चाई के एक हिस्से को छिपा दिया हो जिसे खोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। आज वे सभी यादें वापस आ गईं, उन्हें सामना करने की मांग कर रही थीं। घर पहुंचकर जैसे ही वो अपने स्टडी रूम में गईं, राधिका ने तिजोरी खोली। पतला सा पत्र वहीं था, समय के साथ पीला पड़ गया था, लेकिन अभी भी वैसे ही मुड़ा हुआ था। उन्होंने उसे मेज पर रखा, कागज के किनारे को छुआ और उनका दिल हर धड़कन के साथ कांपने लगा। 10 साल से ज्यादा हो गए थे उन्होंने इसे कभी नहीं खोला था, लेकिन अब जब सच्चाई धीरे धीरे उन्हें कगार पर धकेल रही थी तो वो और नहीं भाग सकती थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और पत्र खोला। उनके बेटे की परिचित लिखावट सामने आई, नरम और परिपक्व जैसे उसका स्वभाव था।
उन्होंने हर पंक्ति पढ़ी और हर शब्द एक चाकू भी तरह था। माँ, मुझे पता है कि आप मेरी चिंता करती हैं, लेकिन मैं पूजा को नहीं भूल सकता। वो वैसी नहीं है जैसा आप सोचती हैं। वो अच्छी, सौम्य है और मुझे पूरे दिल से प्यार करती है। मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता। मैं आपसे आखिरी बार बात करने के लिए घर आऊंगा। अगर आप सहमत नहीं हुई तो भी मैं पूजा को ही चुनूंगा। अब वो गर्भवती है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं एक पिता बनूंगा। उनके हाथ में कागज इतनी जोर से कांपने लगा कि उन्हें उसे मेज पर रखना पड़ा। उनका पूरा शरीर जैसे किसी ने सारी ऊर्जा खींच ली हो। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पत्र का हर शब्द उनके गहरे पछतावा में चुभ गया रहा था। उनके बेटे को पता था कि पूजा गर्भवती है। वो जिम्मेदारी लेना चाहता था। वो उसकी और उसके बच्चे की रक्षा के लिए वापस आना चाहता था, लेकिन उन्होंने ही उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया था। और इससे पहले कि वो सब कुछ कह पाता, वो चला गया। उन्होंने मेज का किनारा कसकर पकड़ लिया। आंसू बांध तोड़कर बह निकले। अपराध बोध की भावना इतनी तेजी से उठी कि उन्हें घुटन महसूस होने लगी। पता चला कि वो गलत थीं, इतनी गलत कि एक गरीब लड़की को अकेले गर्भवती होना पड़ा, इतनी गलत कि एक बच्चा बिना पिता के, बिना किसी की पहचान के पैदा हुआ, इतनी गलत कि सब कुछ एक त्रासदी में धकेल दिया। आर्यन को सोचते हुए एक अनाथ बच्चा जो लॉटरी टिकट बेचता है, एक कब्र को पिता कहने के लिए चुनता है, एक बच्चा जो नहीं जानता कि उससे क्या छीन लिया गया है। उन्होंने पत्र पर हाथ रखा, आंसू गिरे और एक कोने में लिखावट को धुंधला कर दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार राधिका को लगा कि उन्होंने माफ किए जाने का अधिकार खो दिया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और रामू काका को बुलाया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। गाड़ी तैयार करो, मुझे उस पुराने अस्पताल जाना है जहां मेरा बेटा भर्ती था। रामू काका हैरान थे, लेकिन फिर भी सिर हिला दिया, क्योंकि वो एक बात समझ चुकी थीं। अगर वो पूरी सच्चाई जानना चाहती हैं, तो उन्हें 10 साल पहले की हर चीज को फिर से खंगालना होगा। उस दुर्घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से, मेडिकल रिकॉर्ड से और उन लोगों से जो पूजा और उनके बेटे के बारे में जानते थे, क्योंकि सच्चाई अब सिर्फ उजागर नहीं हो रही थी, ये उन्हें सामना करने के लिए मजबूर कर रही थी। कोई रास्ता नहीं बचा था। वो पुराना अस्पताल शहर के केंद्र में स्थित था, जहां राधिका के बेटे को दुर्घटना की रात लाया गया था। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उस गेट के सामने खड़े होकर उन्हें अभी भी लगा जैसे समय कभी बदला ही नहीं है। हवा में कीटाणुनाशक की गंध, मरीजों को बुलाने वाले स्पीकर की नियमित आवाज और हॉल में उनके हर कदम ने यादों को इतनी तेजी से वापस ला दिया कि उन्हें घुटन महसूस होने लगी। उस फेटफुल रात को वो बेहोशी में चली थीं, कांपती हुई, घबराई हुई, गिरने से बचने के लिए दीवार को पकड़े हुए। आज वो एक पूरी तरह से अलग कारण से लौटी थीं, सच्चाई की तलाश में। एक बुजुर्ग डॉक्टर ने उन्हें पहचान लिया जब वो सूचना काउंटर पर पहुंची। वो डॉक्टर गुप्ता थे, उस रात ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति। वो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, राधिका मैडम, बहुत समय बाद आप वापस आई हैं। उनकी आवाज गहरी थी, जिसमें थोड़ी उदासी थी, जैसे वो समझ गए हों कि आज उनका आना कोई छोटी बात नहीं है। जी, राधिका ने शांत रहने की कोशिश की। डॉक्टर गुप्ता, मैं अपने बेटे की उस रात की इमरजेंसी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर गुप्ता एक पल के लिए रुके। जी, वो बात बहुत पुरानी है। आप क्या जानना चाहती हैं? उन्होंने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं जानना चाहती हूँ कि मरने से पहले मेरे बेटे ने कुछ कहा था। क्या कोई उससे मिलने आया था? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं बताई गई? उस पल डॉक्टर गुप्ता का चेहरा बदल गया। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर उन्हें अपने कार्यालय में आने का इशारा किया। उन्होंने दरवाजा बंद किया, उन्हें एक गिलास पानी दिया, फिर सामने बैठ गए। उनकी आंखें भारी थीं, जैसे वे एक ऐसी याद लेकर चल रहे हों जिसे उन्होंने इतने समय से छिपा रखा था। असल में उस दिन आपका बेटा दिल रुकने से कुछ मिनट पहले होश में आया था।
राधिका के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा कभी होश में नहीं आया। उन्होंने खुद को आखिरी शब्द न कह पाने के लिए कोसा था। अब ये सुनकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुश हों या दुखी। मेरे बेटे ने क्या कहा? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज इतनी कांप रही थी कि उन्हें अपनी मुट्ठियां भींचनी पड़ी। डॉक्टर गुप्ता झिझके, फिर धीरे धीरे बोले। उसने एक लड़की का नाम पुकारा, पूजा। मुझे अच्छी तरह याद है। नाम पूजा था। उनका दिल जैसे रुक गया। उनके पछताव की सबसे गहरी परत एक ही वाक्य में उजागर हो गई थी। उसने पूछा, क्या पूजा को पता है? मुझे पूजा से मिलना है। मुझे अपने बच्चे को स्वीकार करना है। डॉक्टर ने रुक कर देखा कि राधिका ने पानी का गिलास मेज पर रख दिया है। उनके आंसू बह रहे हैं। उनके होंठ कांप रहे हैं, जैसे वो और कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने आगे कहा, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहने की कोशिश की, अगर मैं नहीं बचा तो मां से कहना कि पूजा को दोष न दें, मेरे बच्चे को मत छोड़ना। हर शब्द राधिका के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उनके शरीर में सारा खून जैसे जम गया हो। पता चला कि जिस चीज से वो इतने समय से भाग रही थीं, वही चीज उनका बेटा चाहता था कि उसकी मां सबसे ज्यादा जाने। उसे डर था कि वो पूजा को दोष देंगी। उसने उस बच्चे के बारे में बताने की कोशिश की थी। वो बच्चा जिसका नाम अब वो जानती हैं, आर्यन है। और सबसे बुरा, उसने अपनी आखिरी उम्मीद उस मां पर रखी थी, जिस पर उसे विश्वास था कि वो उसके पोते को नहीं छोड़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने न केवल उसे छोड़ दिया, बल्कि उन्हें उस बच्चे के अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था कि वो उसकी रक्षा कर सकें। और फिर आर्यन को अभाव में, अकेलेपन में बड़ा होना पड़ा। ये जाने बिना कि वो कहां का है, वो रोईं। अब अपनी छवि बनाए रखने की परवाह किए बिना रोईं। डॉक्टर गुप्ता ने टिश्यू का एक डिब्बा मेज पर रखा। उन्होंने एक लंबी सांस ली। एक और बात है जो मुझे लगता है कि आपको जाननी चाहिए। उन्होंने अपनी लाल आंखें ऊपर उठाईं। उस दिन एक आदमी अस्पताल आया था। वो आपके आने से कुछ मिनट पहले आया था। मुझे लगा कि वो कोई रिश्तेदार है, इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। लेकिन डॉक्टर गुप्ता रुके। उनकी आंखें गंभीर हो गईं। उसने मुझसे कहा कि अगर लड़का बच्चे के बारे में कुछ भी कहे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि परिवार कोई झंझट नहीं चाहता। राधिका की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो आदमी कौन था? डॉक्टर ने उन्हें धीरे से देखा। आपके भाई। समय जैसे जम गया। राधिका को लगा जैसे उन्होंने गलत सुना है, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने उन्हें पुष्टि भरी नजरों से देखा। उन्होंने बहुत साफ कहा था, मुझे अभी भी उनकी उस निर्णायक नजर याद है। जैसे ही लड़के ने बच्चे का जिक्र किया, उन्होंने कहा, उसे जानने की जरूरत नहीं है, ये मामला मैं देख लूंगा। और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ना बताऊं, क्योंकि उन्हें डर था कि आप विचलित हो जाएंगी। राधिका ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून उनकी त्वचा में चुभ गए। उनके भाई, परिवार में एकमात्र व्यक्ति जो उनके हर फैसले में हस्तक्षेप करता था। वो व्यक्ति जिसने उनके पति की मृत्यु के बाद कंपनी में बड़ी शक्ति हासिल कर ली थी। वो व्यक्ति जिसने हमेशा उनसे कहा था कि उनके बेटे का एक गरीब लड़की से प्यार करना सिर्फ एक अस्थायी चीज है। वो व्यक्ति जिसने उनसे कहा था कि उस तरह के लोग मुसीबत में पड़ें तो उन्हें अकेला छोड़ दो। उनसे उलझना सिरदर्द है। वो व्यक्ति जो नहीं चाहता था कि कोई भी अलग खून वाला बच्चा विरासत को बिगाड़े। वो कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गईं। कुर्सी झुकी और जोर से फर्श से टकराई। उनकी आवाज टूट गई। वो सब कुछ जानते थे। बहुत संभव है, डॉक्टर गुप्ता ने कहा, और वो चाहते थे कि आप ना जाने। राधिका का सीना जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उन्हें घुटन महसूस हुई। उन्हें खड़े रहने के लिए मेज का सहारा लेना पड़ा। एक घुटन, दर्द और क्रोध की भावना एक साथ मिल गईं। 10 साल, पूरे 10 साल वो अपने बेटे को खोने के दर्द में जीती रहीं, ये जाने बिना कि उनके अपने भाई ने उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई को छिपाया था। न केवल छिपाया, बल्कि जानबूझकर एक निर्दोष बच्चे के अस्तित्व को दफना दिया। वो बच्चा आर्यन था। और ये सब भाग्य का खेल नहीं था।
बल्कि जानबूझकर किया गया था। सच्चाई अब सिर्फ उजागर नहीं हो रही थी, ये पलट चुकी थी। अस्पताल से निकलते हुए राधिका इतनी हताश थीं कि उनके पैर जैसे उनके अपने नहीं रहे। शाम की तेज हवा चल रही थी, उनके सलीके से बने बाल बिखर गए। लेकिन उन्होंने उन्हें ठीक करने की जहमत नहीं उठाई। आसपास की सभी आवाजें, कार के हॉर्न, लोगों के चलने की आवाज, अस्पताल के लाउडस्पीकर की आवाज, सब मिलकर एक अर्थहीन शोर बन गईं। उनके दिमाग में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, आपके भाई ने कहा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। राधिका कार में बैठी। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उनका हाथ अभी भी हैंडल पर था। रामू काका ने रियर व्यू मिरर से उन्हें देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं कह पा रही थीं। वो चुप रहे, ये जानते हुए कि इस समय कोई भी सवाल उनके दर्द को और बढ़ा देगा। कार काफी दूर तक चली, जब तक कि पहली लाल बत्ती पर नहीं रुकी। तब राधिका ने धीरे से कहा, उनकी आवाज जैसे किसी ने सारी सांस खींच ली हो। रामू काका, मेरे भाई सब कुछ जानते थे। रामू काका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, मैडम, अब मैं आपको कहां ले चलूं? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां पैदल चलने वाले लोग जल्दी जल्दी सड़क पार कर रहे थे। हर किसी का अपना लक्ष्य था और उन्हें लगा जैसे वो जिंदगी के विपरीत चल रही हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज गहरी हो गई, घर चलो, मुझे उनसे बात करनी है। जब कार बंगले के गेट के सामने रुकी तो शाम हो चुकी थी। क्षितिज पर बैंगनी बादल छाए हुए थे, जिससे दृश्य भारी लग रहा था, जैसे पूरा आसमान उनके कंधों पर दबाव डाल रहा हो। नौकरों ने हमेशा की तरह सिर झुकाया, लेकिन उनका चेहरा देखते ही सब चुप हो गए, पूछने की हिम्मत नहीं की। उनके भाई संजय लिविंग रूम में बैठे थे, हाथ में वाइन का गिलास घुमा रहे थे। एक सफल अनुभवी व्यक्ति का आत्मविश्वास, जो हर चीज को नियंत्रित करने का आदी था। राधिका की आवाज सुनकर उन्होंने ऊपर देखा और एक परिचित आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। राधिका, तुम सुबह से कहां थीं? मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन... उन्होंने उन्हें देखा, देर तक देखा। अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपने भाई का चेहरा, जिसने उनके पति के मृत्यु के बाद कंपनी को चलाने में उनकी मदद की थी, इतना अजनबी लगा कि उन्हें सिहरन महसूस हुई। संजय भैया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज बाहर की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। 10 साल पहले आप जानते थे कि मेरे बेटे का पूजा से एक बच्चा है ना? संजय का चेहरा एक पल के लिए चौंका, बस एक पल के लिए, लेकिन ये उनके लिए पहचानने के लिए काफी था। वो सीधी खड़ी हो गईं, उनके छोटे कंधे लेकिन दृढ़ता से भरे हुए। और आप अस्पताल गए थे, आपने डॉक्टर से कहा था कि मुझे न बताएं, है ना? संजय के हाथ में वाइन का गिलास रुक गया। एक पल की चुप्पी ने पूरे कमरे को जैसे दबा दिया। अंत में उन्होंने गिलास मेज पर रखा, कुर्सी पर पीछे झुक गए और फीकी हंसी हंसे। राधिका, तुम्हें ये किसने बताया? सब कुछ बीत चुका है, इसे फिर से क्यों उठा रही हो? जवाब दीजिए। उनकी आवाज स्टील की तरह कठोर थी। संजय ने उनकी आंखों में गहराई से देखा, उनकी कांपती हुई स्थिति, उनका दर्द और सबसे बढ़कर उनका टूटना देखा। उन्होंने एक लंबी सांस ली, आधी निराशा में, आधी अनिच्छा में। हाँ, सही है, मैं उस दिन अस्पताल गया था। मुझे पता था कि पूजा गर्भवती है और मैंने फैसला किया कि तुम्हें ये पता नहीं चलना चाहिए। उस स्वीकारोक्ति ने उनके दिल में एक तेज चाकू की तरह चुभन पैदा की। उन्होंने गिरने से बचने के लिए कुर्सी का किनारा कसकर पकड़ लिया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द संजय के अगले वाक्य ने दिया। एक गरीब लड़की से पैदा हुआ बच्चा, बिना पिता के और घोटाले से जुड़ा हुआ, तुम ये सब कैसे संभालती? तुम उस समय कंपनी बना रही थीं, तुम पारिवारिक मामलों के कारण कमजोर थीं। मैं तुम्हारे रास्ते को एक अज्ञात बच्चे द्वारा बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उन्होंने एक घुटी हुई आवाज में सवाल किया। वो आपका अपना भतीजा था, इस घर का खून? संजय ने कंधे उचकाए। क्योंकि वो अपना खून था, इसीलिए मुझे तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी। तुम उस लड़के विक्रम की उस लड़की से प्यार करने के कारण टूट गई थीं। अगर उसे उस गरीब लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता तो क्या तुम सह पाती?
मरने के बाद भी। वो चाहता था कि तुम उस बच्चे की देखभाल करो, लेकिन जरा सोचो, अगर हम उसे रख लेते तो क्या कंपनी का भविष्य स्थिर रहता? क्या तुम सब कुछ संभालने के लिए शांत रह पाती? राधिका ने सिर हिलाया, आंसू बांध तोड़कर बह निकले। आपको मेरी जगह फैसला करने का कोई अधिकार नहीं था। संजय उठे। उनकी आवाज गहरी और हिसाब किताब से भरी हुई। लेकिन मैंने फैसला किया क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। मेरे लिए बेहतर? वो गुस्से से भरी हंसी हंसी। आप जानते हैं कि वो बच्चा पिछले 10 साल से कैसे जी रहा है? लॉटरी टिकट बेच रहा है, गरीब, बिना मां बाप के। कोई बचाने वाला नहीं, जबकि मैं यहां विलासिता में जी रही हूं, ये जाने बिना कि मेरा एक पोता है। संजय चुप रहे। उन्होंने उन्हें भारी आंखों से देखा। आपने मुझसे मेरे बेटे के साथ सही करने का आखिरी मौका छीन लिया। वो और नहीं सह सकी। वो मुड़ी इससे पहले कि और आंसू बहें। कमरे से तेजी से निकल गईं, और उस पल में वो जानती थीं कि आज से सब कुछ बदल जाएगा। कोई भी, उनके भाई भी नहीं, उन्हें अपने असली पोते को खोजने से नहीं रोक सकता, चाहे उन्हें कितनी भी दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करना पड़े। वो नहीं रुकेंगी। उस रात राधिका की जिंदगी की सबसे लंबी रातों में से एक थी। विशाल बंगला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वो लिविंग रूम के एक कोने में सिमटी बैठी थीं, जैसे कोई तूफान से गुजरा हो। उनके आसपास की सभी आवाजें दूर की लग रही थीं। एयर कंडीशनर की गुनगुनाहट, घड़ी की टिक टिक, बाहर बगीचे में कीड़ों की आवाज, सब मिलकर एक धुंधली पृष्ठभूमि की ध्वनि बना रहे थे, जो उन्हें घुटन भरे अकेलेपन में डुबो रही थी। नौकरानी उनके लिए एक कप गर्म अदरक की चाय लाई, लेकिन उन्होंने उसे छूने की जहमत नहीं उठाई। उनका दिमाग छवियों से भरा था। पूजा जन्म देने वाले बिस्तर पर लेटी हुई, कमजोर, अकेली, उनका बेटा अपने आखिरी पलों में अपने प्यार का नाम पुकारता हुआ, पीली पड़ चुकी पुरानी तस्वीर, और आर्यन साधारण किराए के कमरे में खड़ा पुराने प्लास्टिक के डिब्बे को ऐसे पकड़े हुए जैसे वो अपनी जड़ों को पकड़े हुए हो। कोई नहीं जानता था कि उस कमरे के अंधेरे में राधिका ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपाकर इतना रोया कि उनमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची। 10 साल गुस्से के कारण नहीं रोई, नहीं नाराजगी के कारण, बल्कि एक दशक की देरी के पश्चाताप के कारण। 10 साल में एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। 10 साल आर्यन को बिना पिता, बिना मां, बिना किसी के हाथ पकड़कर तूफानी दिनों से गुजारने के लिए काफी थे। 10 साल राधिका को ये समझने के लिए भी काफी थे कि कभी-कभी कठोरता की कीमत बड़ों को नहीं, बल्कि निर्दोष बच्चों को चुकानी पड़ती है। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और उठी। उनकी लाल आंखों में 10 साल में पहली बार दृढ़ संकल्प स्पष्ट और स्टील की तरह तेज था। वो जो खो चुकी थीं, उसे नहीं बदल सकती थीं, लेकिन वो ये तय कर सकती थीं कि आगे क्या होगा। पूरी रात वो सोई नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक कलम ली और एक सफेद कागज पर एक नाम लिखा, आर्यन। बस एक शब्द, लेकिन इसे लिखने के बाद उनका दिल थोड़ा हल्का हो गया। अगली सुबह, जब आसमान अभी पूरी तरह से साफ भी नहीं हुआ था, वो घर से निकलने के लिए तैयार थीं। नौकरानी हैरान थी और रामू काका, जो उनकी कठोर चुप्पी के आदी थे, चिंतित थे। सरिता के किराए के घर के रास्ते में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक बहुत ही अलग एहसास चमक रहा था। दर्द नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प। जब वो पहुंची तो सरिता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उन्हें देखकर वो घबरा गई। आप इतनी सुबह आ गईं? कोई बात है क्या? राधिका ने चारों ओर देखा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। मैं आर्यन से मिलना चाहती हूँ। सरिता एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाकर उन्हें अंदर ले गईं। आर्यन एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा अपना बस्ता पहन रहा था, शायद स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें देखकर वो थोड़ा चौंक गया और फिर जल्दी से खड़ा हो गया। नमस्ते आंटी। वो पास आईं और लड़के की आंखों के स्तर पर बैठ गईं। उस पल उन्होंने आर्यन के चेहरे की हर रेखा को साफ देखा।
ऊंची पतली नाक, थोड़ी उदास लेकिन चमकती आंखें। और जब वो नहीं जानता कि क्या करना है तो होंठ भींच लेता है। सब कुछ जैसे उनके बेटे के ही सांचे से ढला हो। उन्हें लगा जैसे वो अपने कई साल पहले खोए हुए बच्चे को देख रही हैं, किसी भ्रम में नहीं, बल्कि खून के एक अदृश्य बंधन के खिंचाव के कारण। आर्यन, उन्होंने एक कांपती हुई आवाज में पुकारा। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? लड़के ने पलकें झपकाईं। जी जरूर। उन्होंने अपने गले में घुटन को निगला और फिर कहा, मैं तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूं। कमरा अचानक शांत हो गया। आर्यन ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, समझ नहीं पा रहा था। सरिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। आप क्या कह रही हैं? राधिका सरिता की ओर मुड़ी। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे सच्चाई जाननी है। मुझे जानना है कि आर्यन मेरे बेटे विक्रम का बेटा है या नहीं। जैसे ही वाक्य खत्म हुआ, सरिता इतनी चौंक गई कि उसे बिस्तर के किनारे पर बैठना पड़ा। राधिका पास आई और उसका हाथ पकड़ा। इतनी ईमानदारी से कहा कि उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं यहां तुमसे तुम्हारा बेटा छीनने नहीं आई हूं। मैं यहां कुछ भी जबरदस्ती करने नहीं आई हूं। मैं बस जानना चाहती हूं, क्या मैंने 10 साल तक अपने असली पोते को खो दिया है? अगर ये सच है कि मेरे बेटे ने एक बच्चा छोड़ा है, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। सरिता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू बहने लगे। इतने साल आर्यन को अपने दिल से पालने के बाद उसने सोचा था कि कोई भी इस बच्चे को याद नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा, कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा। फिर भी अब उस आदमी की मां, जिसने पूजा को इतने साल पहले इतना दर्द दिया था, उसके सामने खड़ी थी। ये बात इतनी सच्चाई से कह रही थी कि कोई भी शक नहीं कर सकता था। आर्यन ने दोनों बड़ों को रोते हुए देखा और कांपते हुए पूछा, आंटी, आप जानना चाहती हैं कि मैं और आप रिश्तेदार हैं या नहीं? राधिका ने सिर हिलाया। उनकी आंखें प्यार और पछतावा से भारी थीं। हाँ आर्यन, मैं जानना चाहती हूं कि तुम मेरे पोते हो या नहीं। लड़का चुप रहा। वो पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन उसके बच्चे के दिल ने इसे एक बहुत ही सरल तरीके से समझा। अगर राधिका आंटी जानना चाहती हैं, तो इसका मतलब है कि शायद वो उतना अकेला नहीं है जितना वो सोचता था। थोड़ी देर बाद आर्यन ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज छोटी लेकिन दृढ़ थी। जी, अगर आप चाहती हैं तो मैं करूंगा। और ठीक उसी पल जब लड़के ने सहमति में सिर हिलाया, राधिका ने महसूस किया कि उनके दिल की एक धड़कन रुक गई है, क्योंकि वो जानती थी कि आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब आर्यन ने डीएनए टेस्ट के लिए सहमति दी, तो राधिका का दिल जैसे ऊपर उठा और फिर नीचे गिर गया। बुरे परिणाम के डर से नहीं, बल्कि इस डर से कि जिस बात पर उनका दिल विश्वास कर रहा है वो सच हो सकती है। तीनों लोग, वो, आर्यन और सरिता, चुपचाप पास के अस्पताल गए। भले ही ये एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन राधिका के लिए ये एक और जिंदगी जितना लंबा था। आर्यन बीच में चल रहा था, अपने घिसे हुए बस्ते का पट्टा पकड़े हुए। उन्होंने उस छोटे से हाथ को देखा और उनके सीने में एक चुभन महसूस हुई। ये बच्चा नहीं जानता था कि बस कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। फिल्मों की तरह शानदार तरीके से नहीं, बल्कि जटिल, आंसुओं से भरी खुशी और अधूरे घावों के साथ। सैंपल लेने वाले कमरे में आर्यन चुपचाप बैठा और नर्स को अपना हाथ दिया। जब सुई उसकी त्वचा में चुभी तो उसने अपना चेहरा सिकोड़ा, लेकिन रोया नहीं। उसने बस उनकी ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या वो देख रही हैं। और जब उसने देखा कि वो उसे ध्यान से देख रही हैं, तो उसकी आंखें नर्म हो गईं, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो सहारा देने के लिए। लेकिन उस पल ने राधिका को अपना चेहरा फेरने पर मजबूर कर दिया। डर था कि उनका दिल बहुत कमजोर हो जाएगा और वो वहीं रो पड़ेंगी। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि परिणाम अगले दिन आएगा। छोटा सा इंतजार, लेकिन सबसे मजबूत व्यक्ति के भी धैर्य को खत्म करने के लिए काफी। रास्ते में आर्यन कार में पीछे बैठा था। कभी कभी रियर व्यू मिरर से उन्हें देखता। जब कार किराए के मकानों की लाइन के सामने रुकी तो लड़का झिझका। आंटी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं?
अचानक पूछे गए सवाल ने उन्हें लगभग रुला दिया। मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगी? आर्यन ने सिर झुका लिया। क्योंकि मेरी वजह से आपको बहुत घूमना पड़ा। मुझे नहीं पता कि मैं वही हूं जिसे आप ढूंढ रही हैं। अगर मैं नहीं हुआ तो आप दुखी होंगी। राधिका को समझ नहीं आया कि हंसें या रोएं। एक 10 साल का बच्चा जिसे सिर्फ खाने पीने और होमवर्क के बारे में सोचना चाहिए, वो अपनी भावनाओं से पहले दूसरों की भावनाओं की चिंता कर रहा है। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा, उसकी पतली हथेली को अपने हाथ में दबाया। आर्यन, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम एक ऐसे बच्चे हो जो प्यार के लायक हो। मैं तुम्हारी वजह से कभी दुखी नहीं होऊंगी। आर्यन मुस्कुराया, एक छोटी लेकिन सुबह की धूप जैसी चमकदार मुस्कान, और उस मुस्कान ने राधिका को एहसास दिलाया, चाहे डीएनए कुछ भी कहे, उनके दिल ने पहले ही चुन लिया है। उस रात राधिका बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन सो नहीं पा रही थीं। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती, आर्यन की छवि सामने आ जाती। धूप से तपा चेहरा, गहरी आंखें, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हों जो उसकी उम्र के बच्चों को नहीं जानना चाहिए। जिस तरह से वो सावधानी से अपना बस्ता बंद करता था, जिस तरह से वो घबराहट में अपना सिर झुकाता था, सब कुछ उनके दिल में इतना दर्द पैदा कर रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें अपने बेटे का पत्र याद आया, कांपते हुए अक्षर, जैसे मृत्यु से लड़ने की कोशिश कर रहे हों। बस एक ही बात कहने के लिए, मेरे बच्चे को मत छोड़ना। उन्होंने 10 साल तक ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कसम खाई, अगर उन्हें एक और मौका मिला तो वो सब कुछ सही कर देंगी। सुबह होने से ठीक पहले उन्हें डॉक्टर के नंबर से एक संदेश मिला, कल दोपहर परिणाम आ जाएगा, कृपया व्यक्तिगत रूप से लेने आए। उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। अंत में समय आ गया था। अगली दोपहर आसमान असामान्य रूप से उदास था। घने बादलों की परतें आकाश को ढके हुए थीं, जैसे किसी आने वाली घटना का संकेत दे रही हों। राधिका डॉक्टर के कमरे में इंतजार कर रही थीं। उनके हाथ लगातार एक दूसरे में उलझ रहे थे। डॉक्टर एक मोटी फाइल लेकर अंदर आए। उनकी आंखें नरम थीं, जैसे वो इस पल के लिए पहले से तैयार हों। राधिका जी, मैंने परिणाम देख लिया है। कमरे में हवा जम गई। उनके शरीर की हर कोशिका एक फैसले का इंतजार कर रही थी। बच्चे का डीएनए आपके बेटे के साथ बहुत उच्च स्तर पर मेल खाता है। एक गहरी चुप्पी। फिर डॉक्टर ने एक प्रिंटेड पेपर निकाला। विशेष रूप से 99.8% मिलान। इसका मतलब है। उन्होंने उन्हें पूरा करने नहीं दिया। उनके पैर कांपने लगे। उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़कर एक साथ छोड़ दिया हो। वो बच्चा वास्तव में आपका पोता है। वो वाक्य एक बिजली के झटके की तरह था, लेकिन दर्दनाक झटका नहीं, बल्कि मुक्ति का झटका। 10 साल के पश्चाताप से मुक्ति, 10 साल के खालीपन से मुक्ति। 10 साल जब वो सोचती थीं कि उनके पास रिश्तेदारी को बनाए रखने के लिए बस एक कब्र है, अब वो जानती थीं उनके बेटे ने उनके लिए अपना एक हिस्सा छोड़ा है। हड्डी और मांस का एक हिस्सा जो जीवित है, एक हिस्सा जिसे उनकी जरूरत है। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू लगातार बह रहे थे, रोके नहीं जा सकते थे। अब टूटने का एहसास नहीं था, बल्कि एक ऐसे चमत्कार को छूने का एहसास था जो उन्होंने सोचा था कि जिंदगी उन्हें दूसरी बार कभी नहीं देगी। अस्पताल से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर धूसर आकाश को देखा। हवा ने उनके बाल बिखेर दिए, लेकिन उनके दिल में कई सालों में पहली बार रोशनी थी। एक दर्दनाक अध्याय समाप्त हो गया था और वो जानती थीं अगला अध्याय उनके अपने हाथों से शुरू होगा। कांपते हुए लेकिन दृढ़ संकल्प से भरे हाथ। उनका बेटा अब नहीं था, लेकिन उनका पोता उनकी सुरक्षा का इंतजार कर रहा था, उनके प्यार का इंतजार कर रहा था, जैसा उन्होंने वादा किया था। और उस दोपहर राधिका पूरी तरह से अलग मन निलयुडन वाडगे कुडियिरुप्पु पगुदिक्कु तिरुम्बिनार। वही मिट्टी का रास्ता, वही हवा में चरमराती पुरानी टिन की छतें, वही गरीब बस्ती की परिचित आवाजें, लेकिन हर चीज पर एक नया अर्थ चढ़ गया था। जब कार रुकी तो वो धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से उतरी, जैसे किसी ने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा ढूंढ लिया हो।
आर्यन दरवाजे के सामने बैठा था। उसके पैर धूल से सने थे, पड़ोस के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के बाद। उन्हें देखते ही वो उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक चिंता की झलक थी। अनाथ बच्चे हमेशा डरते हैं कि बड़े उनकी वजह से दुखी होंगे। ये उन बच्चों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिन्हें पारिवारिक स्नेह की कमी होती है। आंटी, क्या परिणाम आ गया? उसकी आवाज छोटी लेकिन उम्मीद से भरी थी। एक ऐसी उम्मीद जिसने राधिका को इतना बेचैन कर दिया कि उन्हें तुरंत रोने से बचने के लिए अपनी मुट्ठियां भींचनी पड़ी। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने झुककर धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। लड़के ने उन्हें देखा और उस पल में उनकी आंखें एक अदृश्य धागे से जुड़ गईं, जो किसी भी शब्द से ज्यादा मजबूत और पवित्र था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हां आर्यन, तुम मेरे पोते हो। लड़का स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, मुंह थोड़ा खुल गया, जैसे वो जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सकता। कुछ सेकंड बाद वो एक कांपता हुआ वाक्य कह सका। आपने क्या कहा? राधिका ने परिणाम का कागज उसके सामने रखा। तुम मेरे पोते हो, मेरे बेटे का खून। आर्यन ने कागज को देखा, फिर उनकी आंखों में देखा, फिर से कागज को देखा। एक शब्द भी नहीं कहा, बस एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसकी काली आंखों में कुछ टूट रहा था। एक पुरानी उदासी, एक अनाम याद, किसी से जुड़े होने की एक लालसा जिसे पहले कभी नाम देने का मौका नहीं मिला था। और फिर अप्रत्याशित रूप से आर्यन रो पड़ा। वो सिसकियां नहीं भर रहा था, ना ही चिल्ला रहा था, बल्कि ऐसे रो रहा था जैसे आंसू 10 साल से बहने का इंतजार कर रहे हों। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके छोटे कंधे कांप रहे थे। राधिका ने आर्यन को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर गले लगाया, जैसे वो अपने बेटे को सालों पहले गले लगा रही हों। उस एहसास ने उनका गला रुंध दिया। अब तुम अकेले नहीं हो आर्यन, तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे दिल में तुम्हारे पापा हैं। सरिता पास में खड़ी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भावनाओं से उसके आंसू बह निकले। वो इस दृश्य को देखकर खुश भी थी और दुखी भी। आर्यन के लिए खुश थी, उस बच्चे के लिए जिसने बहुत ज्यादा सहा था। अब अंत में उसे एक योग्य सहारा मिल गया था। और दुखी थी क्योंकि अब उसे उस बच्चे को छोड़ना होगा जिसे उसने जन्म से पाला था। एक नई जिंदगी में कदम रखने के लिए राधिका सरिता की ओर मुड़ी। उनकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन आवाज गर्म हो गई थी। सरिता जी, धन्यवाद। मैं जानती हूं कि आपने आर्यन को अपने असली बेटे की तरह पाला है। मैं आपकी एक जिंदगी भर की ऋणी हूं। सरिता ने जल्दी से हाथ हिलाया। ऐसा मत कहिए, मैं उससे प्यार करती हूं। मैं राधिका एक पल के लिए चुप रहीं, फिर बहुत धीरे से पूछा, क्या आपको उसे खोने का डर है? उस सवाल ने पूरे कमरे को जैसे जमा दिया। लेकिन सरिता, वो गरीब महिला जिसका दिल उसके छोटे से कमरे से भी बड़ा था, बस उदासी से मुस्कुराई। मैं उसे नहीं खोऊंगी मैडम, वो मेरे हाथों में बड़ा हुआ है। वो मुझे अपनी मां मानता है, लेकिन उसे अपने असली परिवार के बारे में भी जानना जरूरी है। उसे उन चीजों की जरूरत है जो मैं नहीं दे सकती। एक भविष्य, शिक्षा, एक अच्छी जिंदगी। उसे आपकी जरूरत है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। आप उससे प्यार करती हैं, यही काफी है। उस पल में राधिका समझ गई कि कुछ रिश्ते खून से पैदा नहीं होते, लेकिन वे खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। सरिता का आर्यन के लिए मातृत्व ठीक वैसा ही था, सौम्य, क्षमाशील और इतना सच्चा कि उन्हें सिर झुकाना पड़ा। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा, इतना धीरे जैसे डर हो कि उसे चोट लग जाएगी। आज से तुम्हें लॉटरी टिकट बेचने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक से स्कूल जाओगे। मैं तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखूंगी। लेकिन उन्होंने सरिता की ओर देखकर आंसुओं में मुस्कुराया। तुम अभी भी अपनी सरिता मां के साथ रहोगे। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं करूंगी। आर्यन ने अपनी जिंदगी की 2 सबसे बड़ी महिलाओं को देखा। एक जिसने उसे बिना खून के रिश्ते का प्यार दिया, एक जिसने उसे 10 साल से खोई हुई जड़ें दी। फिर उसने सिर हिलाया। आंसू अभी भी उसकी पलकों पर थे। मुझे दोनों चाहिए।
एक सरल वाक्य, लेकिन सच्चाई और आकांक्षा से भरा हुआ। और यही वो बात थी जिसका राधिका इंतजार कर रही थी। बच्चे पर अधिकार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक पूरा परिवार देने के लिए। किसी को भी एक दूसरे से छीनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आर्यन को एक बार फिर गले लगाया, इस बार और कसकर। तो तुम्हारे पास दोनों होंगे, मैं वादा करती हूं। बाहर आसमान अचानक साफ हो गया। धूप टिन की छत के दरारों से छनकर छोटे से किराए के कमरे में आई, 3 लोगों पर रोशनी डालते हुए। एक बच्चा जिसने अभी अभी अपनी जड़ें पाई थीं, एक पालक मां जिसने सालों बाद राहत की सांस ली थी, और एक दादी जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज वापस पाई थी। राधिका जानती थी कि कर्म कभी कभी देर से आता है, न्याय कभी कभी चुपचाप होता है, लेकिन अंत में जो सही है वो वापस आने का रास्ता खोज ही लेता है। और उनके दिल में बस एक ही इच्छा बची थी, आर्यन को उसके पापा की कब्र पर ले जाने की। एक अनाथ बच्चे की तरह नहीं जो एक अस्पष्ट उम्मीद से चिपका हो, बल्कि एक असली बेटे की तरह जो अपने पिता के पास लौट रहा हो। कर्म का एक चक्र पूरा हो गया था, हल्का लेकिन गहरा, दर्दनाक लेकिन सार्थक। जीवन कभी कभी बहुत अजीब तरह से घूमता है। कुछ सच्चाइयां 10 साल तक छिपी रहती हैं, कुछ आंसू चुपचाप गिरते हैं, लेकिन फिर एक दिन कर्म सही व्यक्ति सही समय पर जवाब देने के लिए आता है। जैसे राधिका और आर्यन, 2 लोग जो अजनबी लगते थे, लेकिन एक ऐसे खून के रिश्ते से जुड़े थे जिसे भाग्य नहीं काट सकता था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अमीर या गरीब होना दिल के बड़प्पन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो सही है वो देर से आ सकता है, लेकिन वो कभी रास्ता नहीं भूलता। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी भावनाएं नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप दिल को छू लेने वाली और कहानियों से न चूकें। दोस्तों, आप सब ये कहां से देख रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो कमेंट्स में हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।